जब चेहरे मायूस और आंसू नाउम्मीद हो चुके थे, जब अपनों से दूरी मजबूरी हो चुकी थी, जब लोग महामारी की मार से मजबूर अपने घरों से दूर थे, उस वक्त उन आंसुओं को खुशियों में बदलने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे और उन लोगों की मदद की जिन्होंने अपने आप को बेबस समझा, बेसहारा समझा। धड़कनें बेबस थी तो उन बेबस धड़कनों को सहारा देने के लिए कुछ हीरो सड़कों पर उतरे, कुछ लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, इंसानियत जिंदा है। परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब उसे कंधों से कंधा लगाकर उस परेशानी का सामना किया जाता है तो वो परेशानी एक न एक दिन शिकस्त ज़रूर खा लेती है। तो आइए हम आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में सड़कों पर उतर कर लोगों की मदद की। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला मोहम्मदी। वो सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि खुशियाँ प्रिस्क्राइब करता है। वो जीवन से प्यार करना सिखाता है। वो चेहरों से मायूसी के नकाब छीनकर उम्मीद सजाता है। जी हाँ, वो स्वास्थ्यकर्मी, वो डॉक्टर ही है जिसके दिल में धड़कनें धड़कती भी है तो अपने पेशेंट की परेशानियों और समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन कोविड के इस दौर में हमने देखा कि वो योद्धा बन गए, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स बन गए जिन्होंने इस महामारी को मात देने के लिए अनथक मेहनत की, अनथक कोशिश की। तो द हीरोज़ ऑफ औरंगाबाद की सीरीज़ में आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं डॉक्टर शोएब हाशमी से। सर, आपका वेलकम है इस इंटरव्यू में। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोग महामारी के उस दौर में जी रहे हैं जहां जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में आप डे वन से फील्ड पर थे, तो क्या कुछ आपने इस टाइम में देखा, इस पैंडेमिक के दौर में आपने क्या कुछ देखा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत टॉपिक को कवर करने के बारे में सोचा है। जाहिर सी बात है कि मैं हूँ या हमारा शहर या हमारा मुल्क, बल्कि सारी दुनिया इसमें कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने जब 28 मार्च 2020 को हमारे पास औरंगाबाद में जब पहला केस आया और हमने जब वो देखा कि ये केसेस यहाँ पर हो सकता है कि बढ़ने के चांसेस है, तब से ही हमने तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सब तरफ से ये आदेश आए थे, उन लोगों ने गाइडलाइंस दी थी और हम लोगों ने अपने तौर पर ये कोशिश की थी कि हम आने वाले पेशेंट्स के लिए तैयार रहें। तो ये हमारी तैयारी उस वक्त इस तरह से हमारी सोच रही है। जी, लोग शुरुआत में हमने देखा सर कि हॉस्पिटल जाने से डरते थे और एक किस्म का डर था या खौफ था, या खौफ और डर का वातावरण ही था। तो एज अ डॉक्टर या एक स्वास्थ्यकर्मी की हैसियत से आपने लोगों को किस तरह मोटिवेट किया? जिस वक्त में कोविड-19 की शुरुआत हुई उस वक्त में सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें बार बार लोगों को ये अपील करना पड़ रही थी कि सच में ये बीमारी है और इस बीमारी से होने वाले नुकसानात इस तरह से हो सकते हैं। चूँकि हम और सारी दुनिया ये नहीं जानती थी कि इस बीमारी की एग्जैक्ट दवाई क्या है, इसके एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है, ये किस तरह से बीमारी बिहेव करेगी फ्यूचर में जाकर। तो इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे रोड पर निकलकर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हमने ये कोशिश की कि लोगों के जहन से किसी तरह से डर को कम करके एहतियात को बढ़ाने के लिए किस तरह अवेयर किया जाना चाहिए, और इस पर हमने काफ़ी हद तक कोशिश की और शायद कामयाब भी रहे। सर, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब पैंडेमिक की वजह से जो लोग कोविड-19 की वजह से जो लोग मर चुके हैं, तो मरने वालों को गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई फंड मिलना चाहिए या मिला था, या उस इंस्टीट्यूट को जहां पर उन्हें ट्रीट किया गया किसी किस्म की कोई हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई थी? जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात है, जितने लोग इस महामारी में, पैंडेमिक में इस दुनिया से चले गए, जिनकी डेथ्स हुई है, उनको ज़ाती तौर पर उनकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प, माशी हेल्प नहीं दी गई है और ना ही हॉस्पिटल्स को किसी तरह से कोई इकोनॉमिकल हेल्प मिली है। लेकिन मेरे ख़्याल से मैं गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखता हूँ और रखता था पास्ट में भी
कि जितने लोग बीमार होते हैं कोविड में, उन सबको गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन फ्री ट्रीटमेंट देना चाहिए था। और अगर खुदा न खास्ता सेकंड लहर, सेकंड वेव अगर कोविड की आती है, तो इसमें भी मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी आपके थ्रू कि मेडिसिन्स, इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जगह ये मुफ्त में प्रोवाइड करें। यही बहुत बड़ा एहसान होता है। सर, आप सेकंड लहर की बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं, सर क्या कितना मतलब चांसेस है कि मतलब ये दोबारा और हो सकता है? इसको 100% प्रेडिक्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से और मुल्कों के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हमारे इंडिया के एक्सपर्ट्स और WHO की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है, ऐसे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली शायद सेकंड वेव आ सकती है। हमारी तो ख्वाहिश रहेगी कि इंशाल्लाह सेकंड वेव ना आए। जी सर, अगर सेकंड वेव आती है तो लोगों के लिए या शहरवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर अनफॉर्चुनेटली सेकंड वेव कोविड-19 की आती है, तो जिस तरह से इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा डैमेजिंग और उसकी सीवेरिटी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरा ऐसा ख्याल है, जिस तरह अभी फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, हमारे मुल्क का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली का, उसमें काफ़ी जो है लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, ना ही मास्क लगा रहे थे, ना ही डिस्टेंसिंग हो रही थी। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता सेकंड वेव आती है, तो इसमें नुकसानात फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा होंगे। तो अभी से कम लोग एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोशिश करें कि वो बग़ैर काम के गैर ज़रूरी लोगों के क़रीब ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और रिपीटेडली जिस तरह हाथ धोने का हमें बार बार कहा जा रहा है वो करें, क्यों तो अब तक वैक्सीन भी नहीं आया है और इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं आया है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकंड वेव के लिए अगर वो खुदा न खास्ता आए तो वो 3 से 4 महीने रहेगी। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये तैयारी करनी चाहिए कि हमें अगर कहीं खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत भी इसके सिम्टम्स आते हैं, तो हम फ़ौरन फिजिशियन के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास या किसी कोविड सेंटर में जाकर अप्रोच करें, उनके पास जाकर अपने टेस्ट करवाएं। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। शायद बहुत सारे लोगों को आज भी इस पर यकीन नहीं है कि कोविड नाम की कोई बीमारी है, लेकिन मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको हल्के में ना ले, लाइट ना ले और पूरी तरीक़े से सतर्क रहें और इसका ख्याल रखें। सर, लास्ट में सिर्फ ये क्वेश्चन के डे 1 से, जैसे शुरुआत में मैंने क्वेश्चन कहा था कि आप डे 1 से फील्ड पर थे, तो कोई ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी या कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट जिसे आप मतलब कभी नहीं भूल सकते, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? केसेस तो बहुत सारे हुए हैं, औरंगाबाद में ही कई हज़ारों की तादाद में केसेस हुए हैं, लेकिन जैसे आपने हार्ट टचिंग मोमेंट की बात कही है, तो कोविड पैंडमिक शुरू होने के बहुत ही शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में ही अनफॉर्चुनेटली मैं ख़ुद भी कोविड पॉजिटिव रहा हूँ। इन द मंथ ऑफ मई, जब रमज़ान का महीना था और रमज़ान के आखिरी 10 दिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी दौरान में मैं अपने आप को, मैं काफ़ी हद तक फील्ड पर काम कर रहा था, हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहा था एज ए डॉक्टर, सोशल वर्क भी कर रहा था, लोगों से मिलना जुलना, समझाना, और उसी दौरान शायद कहीं मुझे इन्फेक्शन हुआ। और उसके बाद बदकिस्मती से मेरी वाइफ, दोनों बेटे और मेरे पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर, हम 6 लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ। उसके बाद मैं ख़ुद भी थोड़े हद तक के कुछ वक्त के लिए, जो हार्ट टचिंग आपने बात कही है, मैं ख़ुद भी थोड़ा सा परेशान होकर कुछ लम्हों के लिए टूट सा गया था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नॉट ओनली पैंडमिक बल्कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे टचिंग मोमेंट था वो ये था कि मेरे पेरेंट्स दोनों भी एक साथ क्रिटिकल हो गए और उन दोनों को भी मेरे ही हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवाया। मैं ख़ुद भी मरीज़ था और साथ में वो क्रिटिकल होने के बाद दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ रहे और काफ़ी सख्त वक्त मेरे साथ गुज़रा। उस वक्त में मेरे चाहने वालों ने, मेरे जानने वालों ने, मेरे अच्छा चाहने वालों ने बहुत सारी दुआएं की, नेक ख्वाहिशात दी। अल्लाह का फजल व करम रहा कि काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद में वो दोनों मुकम्मल सेहतयाब हुए, हम सब लोग अच्छे हुए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में जिस तरह एक जज्बाती लगाव होता है, तो पेरेंट्स से ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट तो कोई हो नहीं सकता। और साथ ही मेरे छोटे मासूम बच्चे भी पॉजिटिव थे, तो मैं काफ़ी फ़िक्रमंद था। इनके अलावा हमने लगभग 1000 के करीब एडमिशन्स किए होंगे एशियन हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे मरीज़ आए जो गरीब भी थे, कुछ अफोर्डिंग भी थे, उनमें कुछ लोग क्रिटिकल थे जो काफ़ी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुकम्मल सेहतयाब होकर गए हैं। उनमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको यहाँ बयान करना मुश्किल है,
लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारे लोगों से जो नाता बना है और जो इमोशनल अटैचमेंट और उनसे बातचीत रही है, तो लगभग सारी चीज़ें ही हमेशा जज्बाती रही है। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ इंसान भी हूँ और एक जज्बाती इंसान हूँ, तो मेरे काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जो मुझे बयान करना चाहता हूँ, लेकिन सब चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए। आखिर में सिर्फ इतना कि वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो रुकने के लिए नहीं आता, लेकिन सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है।